हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दिस संजय। आपका स्वागत है इस वीडियो सीरीज़ के पार्ट 6 में, जिसमें हम वाइगॉट्स्की के थ्योरी के बारे में 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे पुराने क्वेश्चन पेपर्स से। ये वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट 6 है। अगर आपने इस सीरीज़ को कहीं बीच में से देखना शुरू किया है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप इसे पार्ट 1 से देखें। वाइगॉट्स्की के थियरीज और कॉन्सेप्ट आपके सीटीईटी पेपर 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ पेपर में सीडीपी के 30 क्वेश्चंस में से 12 क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली आंसर कर सकते हो वाइगॉट्स्की के थियरी और कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके। और इनके कॉन्सेप्ट्स और थियरीज बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू रिमेंबर है, और इनका एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस भी है एनईपी पे। तो कई सारे एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्वेश्चंस भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर आप वाइगॉट्स्की के थियरीज और कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ हो तो चलिए शुरू करते हैं। अनिल के क्लासरूम में बच्चे एक वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो टीचर्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं और पीयर्स यानी दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, और जॉइंटली वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के क्लासरूम को क्या बुलाया जाता है? अगर हम क्वेश्चन में दिए गए इन्फॉर्मेशन को देखते हैं तो यहाँ पे चिल्ड्रन जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बहुत सारे एक्टिविटीज़ में, यानी चिल्ड्रन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस में। और यहाँ पे टीचर के साथ भी इंटरेक्शन हो रहा है और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन हो रहा है, और यहाँ पे जॉइंटली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है। तो इसका मतलब है ऑप्शन 1 करेक्ट हो सकता है या फिर ऑप्शन 2 करेक्ट हो सकता है। अब किस तरह का इंटरेक्शन हो रहा है? यहाँ पे इंटरेक्शन जो है वो टीचर के साथ हो रहा है और पीयर्स यानी दूसरे स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन हो रहा है, तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट यहाँ पे फिट बैठता है। तो इस तरह के क्लासरूम को सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम बुलाया जाता है। अब इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं है, क्योंकि बच्चे जो है वो टीचर के साथ और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं हो सकता। ये ट्रेडिशनल क्लासरूम भी नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल क्लासरूम में बस टीचर एक जगह खड़े होकर लेक्चर दे रहा है और बच्चे सुनते रहते हैं, तो ये ट्रेडिशनल क्लासरूम नहीं हो सकता। और मल्टीलिंगुअल यानी कि इस क्लासरूम में क्या अलग अलग लैंग्वेज के बैकग्राउंड के बच्चे हैं उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, तो मल्टीलिंगुअल हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बडी सिस्टम एंड कोऑपरेशन लर्निंग शुड बी व्हाट, यानी कि एक इंक्लूसिव क्लासरूम में बडी सिस्टम और कोऑपरेशन लर्निंग जो है क्या उसको स्ट्रांगली डिस्करेज करना चाहिए या फिर इसको एक्टिवली प्रमोट करना चाहिए? क्या इससे कुछ स्टीरियोटाइप फॉर्मेशन होते हैं या फिर क्या ये सबके लर्निंग आउटकम्स को रिड्यूस करता है? तो इस सवाल में हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। अब पहले तो ये इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है? इंक्लूसिव क्लासरूम वैसा क्लासरूम है जहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर मेंटल एबिलिटीज़ और डिसेबिलिटीज़, उनके फिजिकल एबिलिटीज़ या डिसेबिलिटीज़, तो ये सारे बच्चों को एक ही तरह का अपॉर्चुनिटी मिलता है, सारे बच्चों को मिलजुल कर सीखने का एक मौका मिलता है। तो इंक्लूसिव क्लासरूम में अगर हमें सारे बच्चों को इंक्लूड करके सिखाना है तो उनके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, तो कोऑपरेशन को डेफिनेटली इनकरेज करना चाहिए। और ये बडी सिस्टम क्या है? बडी सिस्टम एक प्रोसेस है जहाँ पे आप कुछ बच्चों के ग्रुप बनाते हो। वो 2 बच्चे हो सकते हैं जो एक दूसरे के बडी होते हैं, या फिर एक छोटा सा ग्रुप हो सकता है जहाँ पे सारे बच्चे एक दूसरे के बडी होते हैं और वो एक दूसरे के मदद करते हैं, सीखने में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के बहुत सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो ऐसा बडी सिस्टम जो है उससे सारे बच्चों के बीच कोऑपरेशन बढ़ता है और वो एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो और इसे एक्चुअली इनकरेज करना चाहिए, ना केवल इंक्लूसिव क्लासरूम में बल्कि किसी भी प्रोग्रेसिव क्लासरूम में बडी सिस्टम को इनकरेज करना चाहिए। तो ऑप्शन 2 बोलता है इट शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड। तो ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि बडी सिस्टम और कोऑपरेशन को प्रमोट या फिर इनकरेज करना चाहिए, इसे डिस्करेज नहीं करना है। इससे कोई स्टीरियोटाइप का फॉर्मेशन नहीं होता और इससे किसी का भी लर्निंग आउटकम्स रिड्यूस नहीं होते। इन अर्ली ग्रेड्स यानी जब हम छोटे बच्चों से डील कर रहे हैं, छोटे ग्रेड में या फिर लोअर ग्रेड्स पे, तो यहाँ पे किस तरह का अप्रोच प्रेफरेबल है टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के लिए? तो जब हम छोटे बच्चों से कुछ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन्हें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम उन्हें बहुत सारा थियरी समझाने की कोशिश करते हैं तो वो जल्दी बोर हो जाते हैं। छोटे बच्चों को प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो अगर हम उन्हें इमिटेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग पे
ध्यान देते हैं, यानी कि अगर वो कुछ इमिटेट कर रहे हैं बिना ये समझे कि वो क्या कर रहे हैं या क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको बहुत जल्दी वो बोर हो जाते हैं, क्योंकि नकल करते करते उनको कुछ समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो इमिटेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ही यूजलेस अप्रोच है। पैसिव लिसनिंग, यानी अगर वो सिर्फ एक जगह पे बैठ के टीचर का लेक्चर सुन रहे हैं तो वो बहुत ही जल्दी बोर हो जाते हैं और शायद सो भी जाएंगे। तो पैसिव लिसनिंग भी यूजलेस है अर्ली ग्रेड्स में। और रोट मेमोराइजेशन, यानी रट्टा मारना बिना ये समझे कि वो हम क्या रट्टा मार रहे हैं, या फिर वो सब्जेक्ट को समझे बिना अगर कुछ मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं रोट मेमोराइजेशन। और रोट मेमोराइजेशन से उनका नॉलेज नहीं बढ़ेगा। तो लर्निंग बाय डूइंग जो ऑप्शन 2 है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि बच्चे अगर हैंड्स ऑन एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो वो एक्टिविटी के थ्रू वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर हम इसे वाइगॉट्स्की के थियरी के एंगल से देखते हैं तो वाइगॉट्स्की के हिसाब से बच्चे जो है वो एक्टिवली टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, और उन्हें जो इन्फॉर्मेशन मिलता है अलग अलग एक्टिविटीज़ से, तो उसको यूज़ करके वो लोग नॉलेज को अपने दिमाग में एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं। यानी कि बच्चों को जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है, जितना ज़्यादा स्टिमुलस मिलता है अपने सराउंडिंग से, अपने इंटरेक्शन से, उतना बेहतर है उनके नॉलेज कंस्ट्रक्शन के लिए। तो लर्निंग बाय डूइंग जो है वो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देता है इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। तो ये करेक्ट आंसर है। इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, यानी कि अगर हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात कर रहे हैं, जिसको हम सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम भी बुला सकते हैं, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अब प्रोग्रेसिव एजुकेशन या फिर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में बच्चों को सोशल इंटरेक्शंस के थ्रू, कल्चरल फैक्टर्स के थ्रू बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है थ्रू लैंग्वेज, और उसे यूज़ करके बच्चे जो है वो एक्टिवली नॉलेज को अपने दिमाग में कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसमें यह ज़रूरी है कि बच्चों के बीच में बहुत सारा सोशल इंटरेक्शन हो और उन्हें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं कल्चरल एस्पेक्ट्स और कल्चरल सोर्सेस के थ्रू भी। तो जब हम सारे ऑप्शंस को कंसिडर करते हैं तो पहला वाला है लर्निंग इज़ अ सोशल कैरेक्टर। अब वाइगॉट्स्की के थियरी में सोशल जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और एक कीवर्ड भी है, तो इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन, टेक्स्ट बुक्स आर द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि बच्चों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है अपने टीचर से इंटरेक्शन से, अपने फैमिली से इंटरेक्शन से, अपने दोस्तों से। तो सिर्फ टेक्स्ट बुक एक नॉलेज का सोर्स नहीं होते, बच्चों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट बुक्स के आउटसाइड भी मिलता है। नेक्स्ट, सीटिंग अरेंजमेंट इज़ टोटली फिक्स्ड। अगर सीटिंग अरेंजमेंट कम्प्लीटली फिक्स्ड है तो बच्चे जो है वो सिर्फ एक ही सेट ऑफ बच्चों के साथ बैठ रहे हैं क्लासरूम में पूरे साल के लिए, तो उनका इंटरेक्शन दूसरे बच्चों के साथ बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन जो है, पीयर इंटरेक्शन जो है वो कम हो जाता है अगर सीटिंग अरेंजमेंट कम्प्लीटली फिक्स्ड है। तो ये प्रोग्रेसिव क्लासरूम या फिर सोशल कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में ये यूज़ नहीं करना है फिक्स सीटिंग। और करिकुलम इज स्टैंडर्डाइज्ड। करिकुलम एक हद तक स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है, लेकिन टीचर्स को ये अपॉर्चुनिटी रहता है, ये इंडिपेंडेंस रहता है कि वो अलग अलग चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं क्लासरूम में बच्चों के लर्निंग के हिसाब से। तो अगर करिकुलम कम्प्लीटली स्टैंडर्डाइज्ड और फिक्स्ड है तो ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन का सिंबल नहीं है, तो इसे भी हम एलिमिनेट कर देंगे। लेव वाइगॉट्स्की का जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये टर्म प्रॉक्सिमल क्या इंडिकेट करता है, क्या सूचित करता है कि लर्नर को कहाँ पे असिस्टेंस दिया जा रहा है। अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप इस सिंपल डायग्राम को याद रख सकते हैं। मुझे ऑलरेडी कार चलाना आता है, तो ये मेरा करंट कॉम्पिटेंस लेवल है, क्योंकि यहाँ पे मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। अब बस के जो कंट्रोल्स होते हैं वो बहुत हद तक कार के कंट्रोल्स जैसे ही होते हैं, तो इसका मतलब है कि थोड़े से हेल्प और सपोर्ट के साथ मैं बस ड्राइव करना भी सीख लूँगा। तो ये जो है ये मेरा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, क्योंकि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में वो चीज़ें होते हैं जो मैं अभी सीख रहा हूँ और जो मेरे करंट कॉम्पिटेंस लेवल से थोड़े आगे हैं, थोड़े बियॉन्ड है। और ये जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में मुझे जो सपोर्ट मिलता है उसे स्कैफोल्डिंग बुलाया जाता है। और जहाँ तक प्लेन चलाने की बात है, ये मेरा फ्यूचर लर्निंग है, ये मेरे करंट कॉम्पिटेंस से बहुत ही आगे है, तो मुझे इसके बेसिक्स भी नहीं आते, तो ये जो है ये मेरा फ्यूचर लर्निंग हो गया। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है वो जोन है जहाँ पे ऐसे चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ लेकिन कुछ हेल्प और सपोर्ट के साथ, और ये मेरे करंट कॉम्पिटेंस लेवल के थोड़े आगे, यानी कि थोड़ा सा बियॉन्ड होता है।
तो आंसर चॉइसेस को देखते हैं तो दूसरा आंसर चॉइस बोल रहा है गोज जस्ट बियॉन्ड, यानी कि मेरे करंट कॉम्पिटेंस से थोड़ा आगे जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। लेव वाइगॉट्स्की की थ्योरी के अनुसार प्राइवेट स्पीच क्या होता है? वेल, लेव वाइगॉट्स्की बोलते हैं कि प्राइवेट स्पीच जहाँ पे छोटे बच्चे जो है वो खुद अपने आप से बातें कर रहे हैं, तो ये प्राइवेट स्पीच जो है वो सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि ये एक एक्सप्रेशन होता है, लाउड एक्सप्रेशन ऑफ थॉट होता है, जो वो सोच रहे हैं दिमाग में वो लाउडली वो बोल रहे हैं। और ये प्राइवेट स्पीच के थ्रू वो सेल्फ रेगुलेशन, यानी कि वो अपने आप को क्या करना है क्या नहीं करना है वो अपने आप को बोल रहे हैं, और सेल्फ डायरेक्शन यानी खुद को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं प्राइवेट स्पीच के थ्रू। अब आंसर चॉइसेस को देखते हैं तो पहला चॉइस बोल रहा है हेल्प्स द चाइल्ड रेगुलेट हर थिंकिंग, जो कि सेल्फ रेगुलेशन है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि लेव वाइगॉट्स्की की थ्योरी के अनुसार कॉग्निशन और लैंग्वेज के बीच में क्या कनेक्शन है। तो लेव वाइगॉट्स्की का थ्योरी बोलता है कि बच्चों को जो है बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है थ्रू सोशल इंट्रैक्शंस, जैसे कि जब वो इंटरेक्ट करते हैं अपने टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, कम्युनिटी मेंबर्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो ये सारे सोशल इंट्रैक्शंस के थ्रू बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिलता है। और बच्चों को इन्फॉर्मेशन कल्चरल फैक्टर से भी मिलता है, जैसे कि वो किस कंट्री से है, कौन सा बैकग्राउंड से है और किस तरह के उनके फैमिली में ट्रेडिशंस है, तो ये सारे हैं कल्चरल फैक्टर्स। तो अगर हमें किसी के साथ इंटरेक्शन करना है, सोशल इंटरेक्शन, तो बोलने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। तो लैंग्वेज वो एक कम्युनिकेशन मीडियम हो गया, एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। और अगर हमें कल्चरल फैक्टर्स के बारे में जानना है, अगर हमारे कंट्री के बारे में कुछ पढ़ना है, तो वहाँ पे भी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। तो लैंग्वेज जो है वो एक मीन्स और मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। और बच्चे जो है ये जो सारा इन्फॉर्मेशन उन्हें मिला है, उस इन्फॉर्मेशन को लेके वो एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब ये लैंग्वेज जो है वो इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए भी यूज़फुल होता है, क्योंकि अगर आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाए तो उसे सेग्रीगेट करने के लिए, उसको क्लासिफाई करने के लिए, उसको समझने के लिए भी आप लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो। तो लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन का टूल है और वो एक मीन्स ऑफ प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन भी है। तो इसका मतलब है कि लैंग्वेज जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को गाइड करता है, क्योंकि बिना लैंग्वेज के आप ना इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं ना वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। तो जब हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं तो थर्ड ऑप्शन बोलता है कि लैंग्वेज फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। तो लैंग्वेज जो है उसके बिना कॉग्निटिव डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कॉग्निशन नहीं है, क्योंकि कॉग्निशन और लैंग्वेज का बहुत ही गहरा संबंध है। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट गाइड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये उल्टा बोल रहा है, क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को गाइड करता है, क्योंकि पहले बच्चे जो है वो लैंग्वेज सीखते हैं और उसके बाद ही उनको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है जिससे वो नॉलेज का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये उल्टा है। और लास्ट वाला बोल रहा है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ नॉट रिलेटेड टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये कंप्लीटली गलत है, क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट के बिना कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होता। तो इनके बीच में एक गहरा रिश्ता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है लैंग्वेज फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये करेक्ट आंसर है। वाइगॉट्स्की की थियरी में किस तरह का डेवलपमेंट को नेग्लेक्ट किया जाता है, यानी कि नज़रअंदाज किया जाता है। अब जब हम वाइगॉट्स्की की थियरी बात कर रहे हैं तो हमें SCL फार्मूला को याद करना चाहिए, क्योंकि वाइगॉट्स्की की थियरी में जो है सोशल फैक्टर्स और कल्चरल फैक्टर्स और लिंग्विस्टिक फैक्टर्स, ये तीनों कवर्ड है। तो जो नेग्लेक्टेड है, नज़रअंदाज किया गया है, वो है बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वाइगॉट्स्की के थियरी के अनुसार असिस्टेड डिस्कवरी को इनमें से कौन सा फैक्टर हेल्प करता है, एड करता है। तो पहले तो ये असिस्टेड डिस्कवरी क्या है। असिस्टेड डिस्कवरी वो है जहाँ पे चिल्ड्रन कुछ नया थिंग डिस्कवर कर रहे हैं, राइट, नया थिंग वो समझ रहे हैं थ्रू असिस्टेंस। यानी कि ये जो असिस्टेंस है वो अपने फ्रेंड्स या फिर क्लासमेट्स के थ्रू हो सकता है, अपने टीचर्स के थ्रू हो सकता है, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, कम्युनिटी मेंबर्स। सो जब भी बच्चे कुछ डिस्कवर करते हैं नया किसी और के असिस्टेंस के थ्रू, तो उसे असिस्टेड डिस्कवरी बुलाया जाता है। तो यहाँ पे जब हम सारे ऑप्शंस को कंसिडर करते हैं तो ऑप्शन 2 बोल रहा है पीयर कोलैबोरेशन, यानी कि बच्चे जो है अपने पीयर्स, जो अपने हम उम्र के जो और बच्चे हैं, वो क्लासमेट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, जब बच्चे
अपने हम उम्र के और बच्चों के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो उनके थ्रू कुछ सीखते हैं। जैसे कि अगर एक बच्चा जाके कोई मूवी देख के आता है तो उस मूवी के बारे में वो दूसरे बच्चों को भी बोलता है कि ये मैंने ऐसा मूवी देखा है, इसमें ये हीरो है, ऐसा उसमें फाइट सीक्वेंस है। तो बच्चे जो है वो इस कोलैबोरेशन के थ्रू बहुत कुछ सीखते हैं। तो पीयर कोलैबोरेशन हेल्प्स इन असिस्टेड डिस्कवरी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहे हैं कि इंटेलिजेंस जो है वो क्या होता है, इसमें से कौन सा एक इंटेलिजेंस को अप्लाई किया जा सकता है। अब क्या इंटेलिजेंस एक स्पेसिफिक एबिलिटी है? नहीं, इंटेलिजेंस एक स्पेसिफिक एबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर एक स्पेसिफिक एबिलिटी की बात कर रहे हैं तो उसे स्किल बुलाया जाता है, इंटेलिजेंस नहीं। जैसे कि अगर एक बच्चा जो है वो बहुत अच्छी तरह से साइकिल चलाता है तो उसका वो स्पेसिफिक एबिलिटी है, वो इंटेलिजेंस नहीं है। तो इसे हटा देंगे। नेक्स्ट, द एबिलिटी टू इमिटेट अदर्स, यानी कि अगर वो बच्चा जो है किसी और की नकल कर रहा है तो उसको अच्छी तरह से नकल करना आता है, उसे इंटेलिजेंस नहीं बुलाया जा सकता, तो इसे भी एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट, जिस तरह से इंटेलिजेंस एक स्पेसिफिक एबिलिटी नहीं है, उसी तरह ये एक सिंगुलर या फिर एक जेनरिक कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसे भी हटा देंगे। तो इंटेलिजेंस जो है वो एक सेट ऑफ कैपेबिलिटीज़ है, क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंस है, बच्चा बहुत समझदार है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ एक काम अच्छी तरह से कर सकता है, वो बहुत सारी एरियाज़ में वो अपना समझदारी या फिर इंटेलिजेंस दिखाता है। तो एक सेट ऑफ कैपेबिलिटीज़ होता है इंटेलिजेंस। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि किसके थियरी के अनुसार लैंग्वेज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि नॉलेज के डेवलपमेंट में। अब लैंग्वेज ये वर्ड देखते ही आपको SCL फार्मूला को याद करना चाहिए, जहाँ पे लेव वाइगोट्स्की का थियरी बोलता है कि सोशल इनपुट्स या फिर सोशल फैक्टर्स और कल्चरल फैक्टर्स और लैंग्वेज, ये तीनों जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर नॉलेज डेवलपमेंट में। तो यहाँ पे हम लेव वाइगोट्स्की की थियरी की बात कर रहे हैं। इनमें से कौन से फैक्टर्स लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं? तो इस क्वेश्चन को दो तरह के आंसर कर सकते हैं। एक तो है हम सारे अगर फैक्टर्स को एवेल्यूएट करते हैं एक एक करके तो भी हमें करेक्ट आंसर मिलेगा, या फिर एक कॉमन सेंस अप्रोच का भी यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं कॉमन सेंस अप्रोच की बात करूँगा। तो लर्निंग कहाँ पे होता है? लर्निंग घर पे हो सकता है, लर्निंग बाहर हो सकता है, लर्निंग स्कूल पे भी हो सकता है। तो जब बच्चा स्कूल में है तो टीचर जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये लर्निंग प्रोसेस में, यानी कि टीचर जो है वो लर्निंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है बहुत हद तक। तो करेक्ट आंसर में ऑप्शन 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर सारे आंसर चॉइसेस को देखते हैं तो लास्ट वाला जो है वो 4 है उसमें, तो करेक्ट आंसर यही होना चाहिए। अब एक एक करके अगर ऑप्शन से वैल्यूएट करते हैं तो भी टीचर हमने ऑलरेडी देख लिया है। नेक्स्ट, स्कूल रिलेटेड फैक्टर्स, अगर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, स्कूल में फैसिलिटीज़ अच्छे हैं तो ये लर्निंग को बहुत हद तक इफेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी करेक्ट है। फिर सोशियो कल्चरल फैक्टर्स लर्निंग को इफेक्ट करते हैं, वाइगोट्स्की का थियरी भी यही बोलता है, ये भी करेक्ट है। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है ये भी लर्निंग को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि अगर बच्चा कुछ वजह से बहुत ही डरा हुआ है, बहुत ही सहमा हुआ है, तो वो शायद ठीक से स्कूल में या फिर कहीं और भी वो सीख नहीं सकता। अगर बच्चे एक हैप्पी मूड में है और सीखने के मूड में है तो वो बहुत जल्दी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी लर्निंग को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। तो करेक्ट आंसर में 1, 2, 3 और 4 चारों होने चाहिए। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें चारों 1, 2, 3, 4 है, तो करेक्ट आंसर यही है। तो इस तरह से पहले तो आप सारे ऑप्शंस को देख लीजिए और कॉमन सेंस यूज़ करके ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि करेक्ट आंसर में कौन सा एक ऑप्शन होना ही चाहिए, और उसे शॉर्ट लिस्ट करने के बाद चाहे तो बाकी ऑप्शंस जो बचे हुए हैं उसको एवेल्युएट कर लीजिए और देखिए कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। लेव वाइगोट्स्की offered a theory of cognitive development along the principle of which of the following, यानी कि लेव वाइगोट्स्की का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी है वो इनमें से कौन से प्रिंसिपल के साथ कनेक्टेड है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि लेव वाइगोट्स्की का नाम सुनते ही आप उन्हें सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ एसोसिएट कर सकते हो, क्योंकि उनका जो थियरी है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट से एसोसिएटेड है। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। लेव वाइगोट्स्की बिलीव्ड दैट व्हाट, यानी लेव वाइगोट्स्की का जो बिलीव था या कि उनका मानना था वो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो लेव वाइगोट्स्की के बारे में बात करते हैं तो वो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट के थे। तो उनका मानना ये था कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिलता है सोशल इंटरेक्शन से और कल्चरल इनपुट से, और ये जो इन्फॉर्मेशन है
उन्हें मिलता है लैंग्वेज के थ्रू, और बच्चे इस इंफॉर्मेशन को लेके अपने दिमाग में नॉलेज को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जब हम सारे ऑप्शंस को एक बार एवेल्युएट करते हैं तो पहला बोल रहा है कि लर्निंग इज ए मियर अब्जॉर्प्शन ऑफ नॉलेज। लेव वाइगोट्स्की के थ्योरी के अनुसार बच्चे नॉलेज को अब्जॉर्ब नहीं करते, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो अब्जॉर्ब करते हैं इंफॉर्मेशन को। तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, लर्निंग इज अ कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स टू रिवॉर्ड्स। अब कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स टू रिवॉर्ड्स जो है वो बिहेवियरिज्म या फिर बिहेवियरल ट्रेनिंग हो गया, वो लेव वाइगोट्स्की का थ्योरी नहीं है, तो इसे भी हम एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट, नॉलेज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द टीचर टू स्टूडेंट्स इन अ पैसिव मैनर। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, अगर आप ये पैसिव वर्ड देखते हो तो वो लेव वाइगोट्स्की के थ्योरी के खिलाफ है, क्योंकि नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है और लर्निंग जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव नहीं। तो नॉलेज कैन बी ट्रांसमिटेड इनकरेक्ट है, क्योंकि नॉलेज कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज पर लेव वाइगोट्स्की थ्योरी, और वो एक एक्टिव प्रोसेस है। तो ये स्टेटमेंट कंप्लीटली गलत है, इसे एलिमिनेट कर देंगे। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन 4, तो ये करेक्ट आंसर है। तो इस आंसर को पढ़ते हैं। नॉलेज इज को कंस्ट्रक्टेड इन अ जोन ऑफ व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद द सपोर्ट ऑफ अदर्स। यानी कि नॉलेज जो है वो बच्चे कंस्ट्रक्ट करते हैं, और को कंस्ट्रक्शन का मतलब है वो अपने टीचर, पेरेंट्स या फिर कम्युनिटी के मेंबर के मदद से वो को कंस्ट्रक्ट करते हैं, मिलजुल के कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को। और जोन ऑफ व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली, जो उसका ऑलरेडी लर्निंग है, और विद द सपोर्ट ऑफ अदर्स, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो अगर हम लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है उसे कंप्लीटली पढ़ते हैं तो ये लेव वाइगोट्स्की के थ्योरी को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर रहा है। तो करेक्ट आंसर यही है। लेव वाइगोट्स्की कंसिडर्स विच फैक्टर्स टू बी इंपॉर्टेंट इन इन्फ्लुएंसिंग द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। यानी लेव वाइगोट्स्की के थ्योरी के अनुसार इनमें से कौन से 2 फैक्टर हैं जो बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बहुत ही इंपॉर्टेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर सारे ऑप्शंस को देखते हैं तो ईजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे कल्चर और लैंग्वेज जो फैक्टर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि लेव वाइगोट्स्की की बात करते ही हमें SCL फार्मूला को याद कर लेना चाहिए। यानी सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स और लैंग्वेज, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेव वाइगोट्स्की के थ्योरी में। तो यहाँ पे कल्चर और लैंग्वेज 1 और 2 है, तो ऑप्शन 1 जो 1 और 2 बोल रहा है वो करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ हमने इस पार्ट के 15 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अब आगे वाले 15 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस, कमेंट्स या फिर फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, और बाकी सब कुछ आप जानते हैं क्या करना है। तो मैं आपसे फिर से मिलता हूँ अगले पार्ट में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।